वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि में एक एमसीक्यू कॉल सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग कोशिश करिएगा कि आंसर कमेंट करके बताने का। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह है जो निम्न में से कौन सा ऑप्शन अच्छे अध्यापक को क्वांटिफाई करता है या बताता है। मैं टोटल आज के टेस्ट में 15 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का। आप एक पेन और कॉपी निकालिए। पेन और कॉपी निकाल के ऐसे 1 से लेकर 15 तक लिख लीजिए। 1 2 3 4 करके 15 तक। और जो भी आंसर आपको लग रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको लग रहा है ऑप्शन सी सही है तो उसके नीचे ऑप्शन सी लिख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, आपको लगता है दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन डी है तो डी लिख लीजिएगा। फिर मैं भी आंसर बताते भी चलूंगा। अगर आपका आंसर सही निकला तो उसके बगल में आपको टिक लगाना है और 1 नंबर लिख देना है। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन डी गलत निकला तो गलत लगाना है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बगल में 0 लिख देना है आपको। बस ये करना है और एंड में आपको कितने मार्क्स मिले वो जोड़ लेना है। अगर आपको 10 सही हुए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आंसर आपको कितने मार्क्स मिले, 15 में आपको कितने अंक मिले, ये बताना है। मैं फिर से बता दूं, टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृत्ति। ये किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो केवी का एग्जाम हो, बीएड का एग्जाम हो, जो भी टीचर एंट्रेंस का एग्जाम होता है उसमें ये यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। अलग अलग एग्जाम में इसके पर जो मार्क्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बीएड में अभी हमारे जो बीएड के एग्जाम उसमें 30% है शायद, और केवी वगैरह में ये 25%, 30, इस तरह का इसका परसेंटेज होता है क्वेश्चन का। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, अच्छा अध्यापक वह है जो। तो हमको एलिमिनेशन, आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, मैं अब इसका आंसर बता रहा हूं। इसको हम एलिमिनेट करेंगे, जो आंसर हो ही नहीं सकता उसको हटाते हैं। पहले ऑप्शन सी, सदा जीवन व्यतीत करता है। सदा जीवन ये क्या है, ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा, इसको हटा दो। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन बचा, मेधावी एवं परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। ये तीनों आंसर सही है। अब इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है उसको हमको लेना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये तीनों आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एकदम सही है। क्योंकि अच्छा अध्यापक मेधावी और परिश्रमी भी होना चाहिए, अच्छा अध्यापक अपने विषय में प्रवीण भी होना चाहिए, और अच्छा विद्यापक अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन भी रखता हो। लेकिन अब इन तीनों आंसर में हमको बेस्ट आंसर चूज करना है, तो वो ये है कि वो अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो। अगर अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता होगा तो वो मेहनती तो परिश्रमी तो बन ही जाएगा। अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए मेहनत या परिश्रम करेगा ही। और टीचर जो होता है वो अपने विषय में प्रवीण होना ही चाहिए। तो इसका जो आंसर है, जो अभी आंसर हम लोग को लग रहा है, वो ऑप्शन बी सबसे एक्यूरेट है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको अपने कॉपी में लिखना है, इन क्वेश्चन नंबर 1 के बगल में ऑप्शन बी। अगर आपने बी लिखा है तो वहां पर टिक लगाइए, अगर कुछ और लगा है तो क्रॉस लगाइए। अब हम आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किंडर गार्डन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोला गया। किंडर गार्डन बोलते हैं इसको, किंडर गार्डन, गार्डन नहीं गार्डन। किंडर गार्डन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोला गया। किंडर गार्डन स्कूल का मतलब होता है छोटे बच्चों के लिए, जिसे हम प्ले स्कूल बोलते हैं आज के डेट में, प्ले स्कूल। यहाँ पर टीचिंग एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत प्यार से खेल कूद के साथ बच्चों को सिखाया जाता है, उसे किंडर गार्डन स्कूल बोलते हैं। ये सबसे पहले किस देश में खोला गया है, ये फैक्ट है आपको। अब ये आपको याद होना चाहिए, ये तो फैक्ट हो गया, फैक्ट। तो चलिए इसका आंसर, अगर आपने टिक लगा लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के बगल में आपने आंसर लिख लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी में सबसे पहला किंडर गार्डन स्कूल खोला गया था। ये जो किंडर गार्डन वर्ड है ना, वो एक्चुअली जर्मनी से ही लिया गया है। जर्मनी के वर्ड से, जर्मनी की लैंग्वेज से ही ये वर्ड को अडॉप्ट किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका कथन है। ये भी फैक्ट है, आंसर याद होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है, आप लगा लीजिए, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं। इसका सही आंसर है टीपी नन, ऑप्शन डी, टीपी नन। इसका आंसर है टीपी नन। अब अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरण एक
भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है, अभिप्रेरण। क्वेश्चन 4 लिखिए, 4 के बगल में आपको जो आंसर लग रहा है, भौतिक अवस्था, सहज अवस्था, नैसर्गिक अवस्था, मनोवैज्ञानिक अवस्था, आपको उसे टिक करना है। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक अवस्था। अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवारों का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। अगर आपको आंसर समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का, तो बगल में उसका ऑप्शन लिख लीजिए। अगर आपको ए लगता है तो यहाँ ए लिखिए, आपको यहाँ बी लगता है तो बी, सी लगता है तो सी और डी लगता है तो डी, कोई एक आप फटक से लिख लीजिए। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है तो हम लोग एक एक करके एलिमिनेट करना चालू करते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व का, आदर्श परिवार का, समाज के सभी वर्ग का, तो ये आंसर हमें थोड़ा अच्छा लगा, समाज के सभी वर्गों का। आदर्श परिवारों का तो इसे काट दीजिए। जो शिक्षा केवल आदर्श या आइडियल फैमिली का विकास नहीं करता या कल्याण नहीं करता, समाज के सभी वर्गों का विकास करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का तो करता ही है, छात्र व छात्राओं का तो करेगा ही, लेकिन इन तीनों में ये और ये, इन तीनों में सबसे बेस्ट आंसर है समाज के सभी वर्गों का। अगर मैं आंसर समाज के सभी वर्गों का लूं तो मनुष्य का व्यक्तित्व ऑलरेडी आ गया, समाज के सभी वर्गों को आंसर लेने से छात्र एवं छात्राओं का ऑलरेडी आ गया, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा समाज के सभी वर्गों का। अगर हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं तो ये ऑप्शन बी, सी, डी को ऑलरेडी कंटेन्ड किया हुआ है। कंटेन्ड किया हुआ है मतलब ऑप्शन ए आंसर लेने से बी, सी, डी ऑलरेडी सही हो जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? ऑप्शन आपके सामने है। स्व अनुशासन, वर्ड याद रखिएगा, अनुशासन के पहले स्व लगा हुआ है, खुद से अनुशासन। ऑप्शन आपके सामने है, आपको जो आंसर सही लग रहा है आप बताइए, फिर मैं बताता हूं। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना, उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, तो बच्चों को आप हमेशा कभी कठोर अनुशासन देके मार पीट करके नहीं सिखा सकते। दूसरा ऑप्शन है उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, ये आंसर थोड़ा सही मुझे लग रहा है। अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, मैंने कहा बच्चों को आप दंड मारपीट करके नहीं सुधार सकते हैं। उन्हें अनुशासन में रखने का लाभ बताकर, ये दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। मैंने कहा हम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है जो गलत है उसे पहले हटा दो, अब जो आंसर सही है उनमें से सही आंसर चूज करो। देखो पहले 4 ऑप्शन थे, अब अपने पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो बी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा। तो चलिए हम सोचते हैं। तो उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर और उन्हें अनुशासन में रखने का लाभ बताकर, लाभ बताना जनरली फायदा नहीं होगा। अगर उन्हें हम जिम्मेदारी सौंप दें तो जिम्मेदारी सौंपने के बाद वो उस चीज को सीख सकते हैं। बच्चे लोग कब सीखेंगे? जब हम उनको कुछ जिम्मेदारी सौंप दें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, अगर आप एक टीचर हैं तो आप किसको प्राइमरी देंगे इनमें से? विज्ञान विषयों को पढ़ाकर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, उच्च विचारों को, आस्था को। अब इसे भी हम एलिमिनेशन लगाते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप क्या प्राथमिकता देंगे? उच्च विचारों को तो सही है, बिल्कुल सही है, आप उच्च विचारों को प्राथमिकता दें। आस्था को भी दे सकते हैं लेकिन रिलेटिवली आस्था को थोड़ा साइड रखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। विज्ञान विषयों को बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। अब आपके पास एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हमने कर दिया, आस्था को, क्योंकि एज अ टीचर हम आस्था को थोड़ा साइड रखते हैं। अब ऑप्शन बचा ए, बी, सी। अब इन तीनों में से हमें सही आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है। अब देखो विज्ञान उच्च विचारों को भी थोड़ा साइड रख देते हैं, क्योंकि जहां विज्ञान आ रहा है वहां उच्च विचारों को थोड़ा साइड रखते हैं। अब दो ऑप्शन है, विज्ञान विषयों को और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। विज्ञान विषयों को और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, तो यहाँ पर विज्ञान विषय तो ऑलरेडी आ गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, एवं विचार एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये आंसर सही होगा। मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, मतलब 7th का आंसर होगा ऑप्शन बी। टिक कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर आप आंसर अपने बगल में, अपने कॉपी में या अपने किसी पेज में आप लिख लीजिए। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी जाती है, इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, मतलब मानसिक रूप से बच्चों को सिखाना।
ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से अपना आंसर आप लिख लीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी जाती है। ये बहुत ही बढ़िया आंसर है। ये मुझे इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट लग रहा है। अभी अभी बी भी पढ़ता हूं, मतलब मुझे ए ऑप्शन क्यों बेस्ट लगा मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें पाठ्य विषयों, जो पाठ्य के विषय है, सब्जेक्ट है, उनको छोड़ के छात्रों को प्रधानता दी जा रही है। मतलब छात्रों को अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, विषयों के आधार पर नहीं। टीचर अपने दिमाग का उपयोग करके छात्रों को प्रधानता देते हुए छात्रों को एक्टिविटी के माध्यम से सिखा रहा है, छात्रों को ड्राइंग के माध्यम से। तो इसमें पाठ्य विषयों को छोड़कर की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी जा रही है, तो ये काफी बेस्ट लग रहा है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, ये कुछ जम नहीं रहा मुझे, तो मैं इसे एलिमिनेट कर देता हूँ। आर्थिक का मतलब इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो शिक्षा का आधार इकोनॉमी है, तो ये कुछ इस बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, इसको मैच नहीं कर रहा है। इसमें ज्ञानेंद्रियों को शिक्षा दी जाती है। ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है ज्ञान की इंद्रियों, मतलब दिमाग को शिक्षा दी जाती है, तो ये भी उतना जम नहीं रहा है। इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है। हस्तशिल्प का मतलब होता है जो हाथ से हम शिल्प करते हैं ना, हाथ से कुछ बनाते हैं, मटका बना लिए, कपड़ा सिल लिए, इन सब चीज पे प्रधानता दी जा रही है, तो ये भी मुझे कुछ जम नहीं रहा है। देखिए अब मुझे जम नहीं रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ऑप्शन ए सही हो आंसर, लेकिन मैं अपनी एक प्रायोरिटी बना रहा हूँ। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा मुझे ज्यादा जम रहा है। आपको भी एग्जामिनेशन हॉल में अगर आंसर नहीं पता है तो इसी एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। अगर फैक्ट है, क्वेश्चन में फैक्ट पूछा है, फैक्ट का मतलब होता है जैसे पूछा कि कौन सा देश में पहला किंडरगार्टन स्कूल ओपन किया गया था, कौन से देश में पहला किंडरगार्टन स्कूल ओपन किया गया था, तो ये तो फैक्ट है। इसमें गेसिंग नहीं कर सकते कि जर्मनी है कि, अगर इसमें फैक्ट है तो फैक्ट में कोई तुक्का नहीं। अब आपको पता होना चाहिए, फैक्ट में ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, एक जर्मनी, भारत, अमेरिका और रशिया। तो अब उसका आंसर जर्मनी है, तो जर्मनी होगा, उसमें आप एलिमिनेशन नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में जो भी हम कर रहे हैं उसमें एलिमिनेशन लगाया जा सकता है। एलिमिनेशन कैसे मैं लगा रहा हूं, इसमें मैंने ए बी सी डी में 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। एलिमिनेशन का मतलब हटा देना। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए, तो वो ऑलमोस्ट सही होगा। ठीक है, ये होता है एलिमिनेशन का बहुत ही अच्छा तरीका। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर यही है, इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षण क्या है? टीचिंग क्या है? शिक्षण एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। तो चलिए फिर से हम एलिमिनेशन लगाते हैं। एलिमिनेशन का मतलब हटाना है, ऑप्शन हटाना है। एक तपस्या है, टीचिंग एक तपस्या नहीं है, हटा दो टीचिंग। तपस्या करने से आप टीचर नहीं बन जाओगे। तपस्या कर लो, 4 दिन तपस्या कर लो, 1 साल तपस्या कर लो, टीचर तो नहीं बन सकते। तपस्या एलिमिनेट करो। एक क्रिया मात्र है, क्रिया मतलब एक्शन, एक एक्शन है, तो मुझे नहीं लगता वो एक एक्शन है। एक्शन पे हटा दो। तो अब आपके पास ऑप्शन ए और बी है। एक कला है टीचिंग और एक कौशल है। एक कला है और एक कौशल है। कला का मतलब होता है जैसे कला, एक चित्रकला, चित्रकार। तो कला का मतलब जनरली, कला और कौशल में मुझे जो लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस ये होगा, कौशल सीखा जाता है, सीख के आदमी कौशल होता है, और कला उसको थोड़ा बहुत आता है कला। अब एक जैसे टीचिंग भी एक सीखने का प्रोसेस है। आपको टीचर बनने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको इसे सीखना पड़ेगा, तो ये कौशल है। तो मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, कौशल। एक कौशल है, टीचिंग एक कौशल है, कला तो मुझे नहीं जम रहा है। देखते हैं आंसर क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। 10, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? एक अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुष की जीवन गाथा पढ़ने की, धार्मिक शिक्षा की। तो चलिए इसको भी थोड़ा एलिमिनेशन लगा के करते हैं। मैं ए का आंसर तो बताया था, कौशल है। 9th का आंसर, 10th का बताता हूं। आप पहले इसे आंसर पे कॉपी में लिख लीजिए। मैंने ऑप्शन पढ़ दिया है। आपको अगर बी लगता है, सी लगता है, डी लगता है, ए लगता है, जो भी लगता है आपको आंसर, आप फटाक से 10th के बगल में लिख लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर अब हम लोग करते हैं। तो धार्मिक शिक्षा से
छात्रों के चरित्र निर्माण धार्मिक शिक्षा से या महापुरुष के जीवन गाथा पढ़ने से मुझे नहीं लगता होता होगा। ठीक है, कुछ का होता होगा, लेकिन हम अधिकतर की बात कर रहे हैं। हम और हम बात कर रहे हैं कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं। धार्मिक शिक्षा से हो सकता है, महत्वपूर्ण महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ने से भी हो सकता है, लेकिन हमको मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब इन चारों में से सबसे बेस्ट आंसर लेना है। अध्यापक के उपदेशों से, अगर मैं एज अ टीचर हूं और मैं टीचर बन के उपदेश दे रहा हूँ, एक उपदेश दे रहा हूँ कि आप लोग पंक्चुअल बनिए। पंक्चुअल मतलब समय पे आइए स्कूल, समय पे ट्यूशन आइए, समय पे उठिए, समय पे काम करिए, और मैं ही स्कूल समय पे नहीं जा रहा हूँ। अगर 10 बजे मेरा क्लास स्टार्ट हो रहा है और मैं पहुंच रहा हूँ 10:30 को या 11 बजे, और भले थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, लेकिन मैं पंक्चुअल तो नहीं हुआ ना, समय पे तो मैं खुद नहीं पहुंचा। और मैं उपदेश दे रहा हूँ कि भैया समय पे आइए, आप समय पे स्कूल आइए, तो मैं एक उपदेश दे रहा हूं, तो मतलब ऑप्शन है तो सीधा गलत हो गया। टीचर के उपदेश से कोई नहीं सीखने वाला, लेकिन स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र से। अगर मैं 10:30 को आ रहा हूं तो बच्चे भी 10:30 को ट्यूशन पहुंचेंगे या स्कूल पहुंचेंगे। तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसा टीचर होता है वैसा एक स्टूडेंट बनने की कोशिश करता है, अपने टीचर से वो सीख रहा है, तो वो बहुत टीचर का जो चरित्र होता है वो स्टूडेंट को बहुत प्रभावित करता है। ऑप्शन बी बहुत सही लग रहा है, ऑप्शन सी मुझे जम नहीं रहा है, ऑप्शन डी मुझे नहीं जम रहा है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा से बच्चे सीख सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा नहीं सीखेंगे, लेकिन उतना नहीं सीख सकते। महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ने से भी स्टूडेंट उतना नहीं सीख सकते। बच्चे छोटे होते हैं, उनका दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ होता है कि वो महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ ले और बहुत ही महान बन जाए, या धार्मिक शिक्षा पढ़ के महान बन जाए। बच्चों का दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ, वो अपने आसपास जो चीजें घटनाएं घट रही है उससे सीखते हैं। तो शिक्षक का जो उसके अध्यापक का जो आदर्श चरित्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर सही है, टीचर एक कौशल है और स्वयं अध्यापक की आदर्श चरित्र से। तो आगे क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है? तो चलिए, राष्ट्रीय आंसर बताना आपको, नेशनल जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसका क्या एम है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो ऑप्शन आपके पास लिखिए, कॉपी में लिखिए, 11वां नंबर। आपको लगता है ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन उसको लिख लीजिए। ऑप्शन ए, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। ऑप्शन बी, शिक्षा को रोजगार से संबंध करना। ऑप्शन सी, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना। ऑप्शन डी, शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। तो चलिए मैं इसका बताने की कोशिश करता हूं। चलिए ऑप्शन में फिर से करता हूं, एलिमिनेशन करने की कोशिश करता हूं फिर से। शिक्षा को रोजगार से संबंध करना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, ये भी सही है। शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना, शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। तो और ऑप्शन ए भी दिख रहा है, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी सब सही लग रहे हैं। तो अब हम लोग इसमें से अब एलिमिनेट तो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग अब सबसे बेस्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षा को रोजगार से संबंधित करना और शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, और जो ऑप्शन ए है, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। संपूर्ण शिक्षा मतलब अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र को एक नया रूप देना चाहिए। क्योंकि हमारा जो हम लोग देखें कि ओल्ड एनसीईआरटी बुक भी आता है और न्यू एनसीईआरटी बुक भी आता है। तो न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत कुछ याद करने के लिए दिया है, बहुत कुछ फैक्ट दिए हैं, लेकिन न्यू एनसीईआरटी बुक का तरीका बहुत ही अलग है, उसमें बच्चों को सिखाने के माध्यम से बनाया गया है। तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप प्रदान करने की कोशिश किया गया है न्यू एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, सो ऑप्शन ए थोड़ा मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन ए सही है। अब हम 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षा के कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए और उसके बगल में सही आंसर लिखिए। तो चलिए हम इसको अब एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण अभियोग्यता का मतलब शिक्षण बनने की इच्छा, शिक्षण अभियोग्यता ये नहीं है शिक्षण बनने की इच्छा।
शिक्षण कार्य में लगन, ये भी उतना जम नहीं रहा है। और ऑप्शन सी पढ़ते हैं, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, ये सही है। अब योग्यता में चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी, शिक्षण का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियां की ओर संकेत करती है या करता है तो आप क्या करेंगे? छात्र को कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे, छात्रा को चुप रहने को कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे अपनी गलती, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आएंगे? तो चलिए जो भी आपको आंसर लग रहा है 13 के बगल में आप आंसर लिख लीजिए। चलिए अब हम एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई छात्र या छात्रा आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र बोला कि सर आपने गलत किया है, तो आप क्या कहेंगे? कि छात्र या छात्रा को कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे, उसे चमकाएंगे? तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि बोले भैया कक्षा के बाद मिल, देखता हूं तेरे को। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, तो ये भी आइडियली जम नहीं रहा है। एक टीचर भले चिल्ला के गुस्से में कह सकता तुम चुप रहो, लेकिन आइडियली सही नहीं है, आदर्श रूप से ये सही नहीं है। अब ऑप्शन सी और डी को देखिए, ए और बी तो हो ही नहीं सकता। अब सी, स्वीकार कर लेंगे अपनी गलती या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आएंगे? तो आइडियली तो दोनों सही है, स्वीकार कर लो और दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके ले आओ, लेकिन इसमें से आपको दोनों में से कोई एक आंसर चूज करना है, या तो स्वीकार करो या तो अच्छे से तैयारी करके आओ अगले दिन। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आइडियली आप उसे स्वीकार कर लेंगे पहले तो अपनी गलती, फिर अगले दिन अच्छे से तैयारी करके आ पाए, ये आपसे त्रुटि ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे, शिक्षण की परियोजना पद्धति पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित है, शिक्षक पर केंद्रित है, प्रोजेक्ट केंद्रित है, बालक केंद्रित है? शिक्षण की परियोजना, परियोजना का मतलब होता है प्लानिंग। किस पर केंद्रित है? पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक पर केंद्रित होना चाहिए, प्रोजेक्ट पर केंद्रित होना चाहिए, बालक पर केंद्रित होना चाहिए? तो चलिए इसका आंसर आप लोग करिए जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा, एलिमिनेट करते हैं शिक्षण की परियोजना, टीचिंग प्लानिंग। टीचिंग प्लानिंग पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित तो बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं एक प्लान करके गया कि क्या क्या पढ़ाना है, ऐसे बोलना है, ऐसे समझाना है, तो ये मैं पाठ्य पुस्तक को केंद्र मान के तो तैयार नहीं करूंगा। अपने आप को भी प्लान, अपने आप को भी केंद्र मानकर बिल्कुल भी नहीं करने वाला कि मैं अपने आप को, मैं बच्चों को समझाने जा रहा हूं, अपने आप को समझाने नहीं जा रहा हूं। तो मैं एज अ टीचर, एज अ शिक्षक, मैं अपने आप को केंद्र मान के प्लान नहीं करूंगा। मुझे तो पता है वो नॉलेज, सब्जेक्ट का नॉलेज तो मुझे है, मुझे बच्चों को ध्यान देना है। तो इसका आंसर बहुत ही सही मुझे लग रहा है कि बच्चों पर केंद्रित हो। अगर मैं कोई प्लान बनाता हूं तो अपने क्लास के बच्चों को पहले सोचूंगा कि मेरे क्लास में 15 बच्चे हैं और 15 में 5 तो थोड़े ढंग से समझ नहीं पाते, 3 लोग का ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं होता है, अब बच्चे 4-5 वो थोड़े पढ़ते हैं। तो मुझे सब स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, सब स्टूडेंट को केंद्र बिंदु मानते हुए समझाने के लिए इजी तरीके से टीचिंग प्लान या टीचिंग एड बनाना पड़ेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर 13 का सी है और 14 का डी है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है ये, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों की ओर क्या सिखाना चाहिए? एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा, मतलब टीचिंग के अलावा, मतलब नॉलेज के अलावा स्टूडेंट्स को और क्या नॉलेज देना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग करना, ये सभी। तो चलिए आप आंसर 15 और के बगल में आंसर ले लीजिए। ए लग रहा है तो या ए, बी लग रहा है तो बी, सी लग रहा है तो सी, और डी लग रहा है ये सभी, तो ये सभी जल्दी से करिए। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब मैं एलिमिनेशन के थ्रू इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं। तो एज अ टीचर अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाऊंगा? उन्हें मोटिवेट तो मैं जरूर करूंगा, बिल्कुल मोटिवेट करूंगा। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन ना खोना सिखाऊंगा। अगर वो किसी एग्जाम की तैयारी, जैसे आईआईटी, जेईई या नीट की तैयारी वो कर रहे हैं 12वीं के बच्चे, अगर उनका पहले प्रयास में नहीं निकला, कुछ मार्क्स से चूक गया, दूसरे प्रयास में भी कुछ मार्क्स से चूक रहा है, तो उन्हें मैं जरूर सिखाऊंगा कि आप संयम और संतुलन तो ना खोइए, अगले साल और तैयारी करिए। समय का सदुपयोग तो मैंने पहले ही बताया कि एज अ टीचर मैं बोलूंगा ही कि पंक्चुअल रहो आप।
और ये सही ऑप्शन डी। अगर आपके सामने ये सभी है और आपको ये तीनों सही लग रहा है तो सीधा आंसर ये सभी होगा, लेकिन यहाँ पर ये सभी नहीं होता और कुछ अलग ऑप्शन होता, तो मुझे इन तीनों या चारों में से बेस्ट आंसर चूज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये सभी है तो सीधा इसका आंसर ये सभी होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि से, और आज ये टेस्ट का पहला टेस्ट मैंने लिया आपसे टीचर एजुकेशन इंटरेस्ट पे। आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप मुझे यहाँ भी डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। मैं टेस्ट 2 लेके जरूर आऊँगा, और मुझे आप एंड में कमेंट करके बताइए कि आपको 15 में कितने मार्क्स मिले। ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण अभिरुचि जो है, या इसे इंग्लिश में एजुकेशन इंटरेस्ट बोलते हैं, एजुकेशन एप्टीट्यूड बोलते हैं, ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। किसी भी एग्जाम में, किसी भी टीचर बनने वाले एग्जाम में 30% या 40% तक ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको इसकी अच्छे से तैयारी करना है और ये बहुत आसान होता है, इसे आप एलिमिनेशन के थ्रू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, या फिर आज के मेरे 15 क्वेश्चन में कोई आंसर आपको गलत लगता है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे फिर से एक बार रिव्यू करूंगा कि वो आंसर गलत है कि सही है। आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत है तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर जरूर एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।